बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा छक्का मार दिया है और पाकिस्तान में कह सकते हैं कि 80% अवाम खुश है, 20% नाखुश है। 80% वो है जाए शायद जिन्हें स्टैट्स का इल्म नहीं और वो जस्ट सामने आने वाली चीज़ों पर ही ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और फैन फॉलोइंग की वजह से उस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग भी शामिल हैं। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात की जाए, स्टैट्स की बात की जाए, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट मैच के लिए कप्तान तब्दील कर दिया। शान मसूद की छुट्टी हो गई है जी। नए आने वाले कप्तान का नाम है, वो नए नहीं है, ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, वो है जी कप्तान बाबर आजम। ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट में बाबर आजम है और अहमद सईद की अभी भी पेश गोई यही है कि 2027 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम, वाइट बॉल में बाबर आजम कप्तान होंगे। तो वो है ना, वो सफ़र भी यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि कैटेगरी एक रखी गई वाइट बॉल में, क्योंकि T20 बाबर आजम खेलेंगे नहीं, ODI और जो है टेस्ट मैचेस के लिए ये कप्तान होंगे। हालांकि आकिब जावेद साहब ने ये भी कह दिया कि जनाब वो जो स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी ना, PSL में उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो बेहतर स्ट्राइक रेट से T20 भी खेल सकते हैं। अच्छा, इस पर भी हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमने बात करनी है जनाब फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से 2026, जिसके जो बड़े मैचेस हैं उसमें हमने कल देखा कि फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है पैराग्वे को शिकस्त देके। उसके बाद एक बड़ा अपसेट आप इसे कह सकते हैं, नॉर्वे ने ब्राज़ील को शिकस्त दे दी है। ब्राज़ील जो कि 5 बार की गालिबन अहमद सईद साहब चैंपियन है जी, वो 5 बार की चैंपियन इस टूर्नामेंट से बाहर होगी, लेकिन लास्ट टाइम वो बहुत पुरानी बात है जब वो जीते हुए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मीनवेल आगे चल के हमारे पास और भी जो हमारे एनालिस्ट हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्रिकेट में, उसके बाद हम रुक करेंगे फुटबॉल का। अहमद सईद साहब, आपके फेवरेट बाबर आजम वापस कप्तान बन गए हैं, क्या फीलिंग क्या है अंदर से? आपको क्या लग रहा है कि अब जो है वो टेस्ट चैंपियन नहीं है, अब नहीं कोई छीन सकता? देखें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो हमारी अपनी है, क्योंकि बाबर आजम जब पहले कप्तान बने थे तो उस वक्त भी उन्होंने कोई चांद नहीं चढ़ाए थे। लेकिन बात यह है कि आपके जो स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान का सिस्टम है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें कोई आए रोज़ कोई बेन स्टोक्स पैदा नहीं होते। इसमें आए रोज़ जो है वो इमरान खान पैदा नहीं होते। इसमें आपके पास ले दे कि यही 3-4 ऑप्शन है जिनमें से आपने चुनना था। शान मसूद थे, बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे और सलमान अली आगा। ये जो 4 की एक शॉर्ट लिस्ट है जिसमें कप्तान बनना था, उसमें शान मसूद जो है वो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर माइनस हो गई बतौर कप्तान। हालांकि आकिब जावेद साहब ने कहा कि बतौर बैटर उनकी कारकर्दगी जो है तसल्ली बख्श थी, लेकिन हमें सिवाय एक साउथ अफ्रीका वाले इनिंग्स के, वो भी टेस्ट मैच हम हार गए थे अगर आपको याद हो, उसके अलावा कोई ऐसी इनिंग शान मसूद की हमें नज़र नहीं आती बतौर बल्लेबाज भी, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाए कि उन्हें टीम में रहना चाहिए। तो इन 4 नामों में से अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान तो चूँकि पसंद ही नहीं है पहले से ही, उनको 2 सीरीज़ में कप्तान बनाया गया, फिर उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया गया। फिर तो ले दे के बाबर आजम का एक नाम ऐसा है कि जो बचता था, और फिर बाबर आजम। हाँ, यहाँ पर यह ज़रूर सवाल होना चाहिए, क्या बाबर आजम को ये कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी इस अंदाज में या नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ये लगता है कि बाबर आजम इस तरह से, जिस तरह सलमान अली आगा कप्तान बने और उससे पहले जितने भी कप्तान पाकिस्तान में, मोहम्मद रिजवान को निकाल के, उन सब की अगर हम देखें तो उनकी ऑलमोस्ट यही साकी हुआ करती थी कि जो PCB की जानिब से उनको कहा जाता था, या जो कोचेस की जानिब, मैं ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता था यस मैन का वर्ड जो आपने कर लिया है, तो उसमें से मोहम्मद रिजवान को निकाल के बाकी सारे यस मैन थे। और बाबर आजम जो है वो अगर अभी उसी अंदाज में इस कप्तानी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली नहीं है। अच्छा, अगर बाबर आजम इन कंडीशंस के साथ, जो कि सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम ने दोबारा ये डिमांड किया है कि मैं एक ही फॉर्मेट लूंगा, लेकिन उस फॉर्मेट के अंदर मैं टीम अपनी मर्जी की बनाऊंगा। अच्छा, तो वहां पर जो मेरी से होगी वो ज्यादा होगी। नाइस। तो ये अभी हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने हमें ये बात बताई है। आने वाला वक्त यकीन इसको, अभी तक तो उन्हें 5 टेस्ट मैच में कप्तानी मिली है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की, लेकिन मैं आपको स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से पहले ही आज ये बता रहा हूँ कि बाबर आजम ये 2027 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है ये पूरा करेंगे, और हो सकता है कि 2027 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम बतौर कप्तान आपको नजर आए। तो बाबर आजम की जो एक सर्कल शुरू हुआ था, एक तरफ उन्हें कहा जा रहा था कि ये उनको टीम से ड्रॉप कर देंगे, उनके फिटनेस के ऊपर सवाल होना शुरू हुए, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल होना शुरू हुए। और स्ट्राइक रेट से ही एक बात मैं यहाँ पर करता चलूँ कि मिसबाह उल हक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, उसमें उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी का तज़किरा करते हुए दोबारा बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात की है। तो ये है वो मेंटालिटी असल में जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही। बाबर आजम ओवरनाइट इसको तब्दील नहीं कर सकते। यस, थोड़ी सी तब्दीली इसलिए ज़रूर होगी कि बाबर आजम हो सकता है कि बतौर बल्लेबाज दोबारा से रिवाइव कर जाएं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में, अगर वो इसी फॉर्मेट के साथ, और वो गालिबन 34 साल के। ठीक है जी, मोहसिन साहब ने ज्वाइन कर लिया। मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मौसी साहब, क्या कहेंगे, लौट के बुद्धू घर को आए, ये किस तरह से इसको लिया जा सके? अगेन बाबर आजम के अलावा हमें कोई ऑप्शन नजर आया इसमें? अच्छा, दो पर्सपेक्टिव है। बीइंग क्रिकेट फैन जो है ना, जी अब वो ये समझा जा रहा है कि टेस्ट मैच से जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट अवाम का खत्म हो गया है। हमारे पास कोई बड़ा स्टार नहीं है। एक नाम है जिसको पाकिस्तान में तकरीबन पसंद किया जाता है, वो है बाबर आजम। तो इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए दोबारा से बाबर आजम को लॉन्च किया गया ताकि वो कप्तान बने। टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट अवाम का बढ़े, चाहे बाबर की वजह से, एक एंटिटी सिंगल की वजह से बढ़ जाए। दूसरा ये है कि बाबर आजम ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपनी बहुत ज़्यादा बेहतर किया। हमने पिछली सीरीज में भी देखा, हमने पीएसएल में भी देखा, जहां जहां बाबर को मौका मिला है बाबर ने डिलीवर किया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि बाबर अच्छा प्लेयर हो सकता है, अच्छा कप्तान नहीं हो सकता। एग्री करेंगे इस बात से? देखिए, इससे पहले बात ये है कि आप गाड़ी आगे को चलानी है, देख पीछे को रहे हैं। आप ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप पीछे देख के आगे चला रहे हैं? 3 साल आप पीछे चले गए ना। बिल्कुल आपने ऐसे। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कीजिए आप कि आपने उसको जब पहली दफा कप्तानी दी तो आप गलत थे। आपने जब उसको दूसरी दफा भी दी तो आप गलत थे, क्योंकि आपने तीसरी दफा भी उसी को दी है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक गलती रिपीट आप कर रहे हैं। बाबर तो ठीक है, दैट्स व्हाई वो आज फिर कप्तान है। तो पहले तो इसको देखिए, जिसने 3 साल जाया किए हैं, जिसने उससे भी तो कोई पूछे ना। अभी आपने पैसा भी जाया किया, आपने टाइम भी जाया किया, अकाउंटेबिलिटी आपकी भी तो होनी है ना। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लें कि गलत डिसीजन किसका था। तो एक तो ये है कि ये इससे सबसे पहले तो ये जरूरी है, इस सवाल को जवाब होना चाहिए कि ये जो आपने तीसरी दफा उसी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब है गलती आप कर रहे थे, वो तो ठीक था। अब आती दूसरी बात जी, कि इनको बना लिया। तो वो आपने ना आप बड़ा आसान, इसका एक एग्जांपल है ऑन अ लाइटर नोट, के वो बच्चे बच्ची की शादी ना हो रही हो इधर उधर, तो वो फिर कहते हैं यार फूफी हल कर लो, चाचा हल कर लो। ये इसी किस्म का हिसाब होता है। वो कन्वीनियंट मैरिज हो गई। अच्छा। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी और कप्तान आप बनाते तो उसके छींटे आने थे, उसके जितने भी तनकीद आनी थी, जिसके जितना भी फैन का या एनालिसिस का जो भी आना था, सब मीडिया का प्रेशर आना था। क्योंकि टीम आगे हारनी है, टीम परफॉर्म तो कर नहीं सकेगी। अच्छा। तो जब आप परफॉर्म नहीं कर सकेगी तो उसका जितना भी प्रेशर आना था वो पीसीबी पे आना था, उन फैसला साजों पे आना था कि जी आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या उनसा कप्तान दे दिया। अब बाबर आजम से बड़े तो कोई फिगर आपके पास है नहीं है। तो अब उनके लिए ये एक चीज हो गई कि कोई भी चीज होगी। अब देखें ना, बाबर आजम का लिए फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम का इशू ये है कि वो खेल रहा हो तो तनकीद उसी पे, ना खेल रहा हो तो तनकीद बिल्कुल उसी पे ही है। ऐसे ही है। तो 10 अगर उसने 100 कर लिया तो हम कहते हैं तुमने स्लो क्यों किया है, और अगर हम कहते हैं कि तुमने नहीं किया तो फिर कहते हैं हम किया क्यों नहीं है। 10 प्लेयर और की कोई बात नहीं होती, सिर्फ बाबर आजम की होती है। तो पीसीबी ने ये फायदा लिया है कि जब भी अब बात होगी, उससे बड़ा नाम कोई नहीं है। उन्होंने एक शील्ड ली है अपने सामने, बाकी उनके सामने ऑप्शन भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि जी बाबर आजम के अलावा, तो मेरे पास कोई नहीं है। आगा जी तो नहीं है? 3-4 फास्ट जी आगा नहीं, सलमान अली आगा तो आपको तो देख चुके हैं कि ना, वो तो T20 की पोजीशन का नहीं है, वो तो किसी तरह भी कुछ भी मटेरियल नहीं है ना वो। ठीक है। वो अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा सा डिसएग्री इससे करूंगा अहमद साहब, शायद जो मुझे समझ आई, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो वो ये कह रहे थे कि ये मजबूत होगा, ये कुछ मजबूत नहीं होगा, ये पहले से कमजोर होगा। उसकी वजह ये है कि आप ये समझते हैं कि इस सिस्टम में कोई भी मजबूत आदमी काम कर सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन अपना नहीं, फैसला उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मजबूत नहीं, वो इस पर्सपेक्टिव में ले यस मैन है। वो जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो उसको अग्री करेंगे कि जी सर ठीक है, इसी तरह ले चलेंगे। हाँ, वो इन्होंने ये कहा कि यही तो मसला था पहले से ही, कि एक आधा को सीधा कप्तान आया, रिजवान ने थोड़ा सा आगे से सीधा होने की कोशिश की, उसको हटा दिया गया। मासवाए वो इररिस्पेक्टिव के हम देखें कि उन्होंने परफॉर्म क्या किया, उन्होंने सीरीज कौन सी जितवा के दी है, तो जो उनके आगे सीधा होगा सलमान अली आगा जो है, सलमान अली आगा वो भी यस मैन है। अब ये भी यस मैन ही होंगे। और आप देखिए ना कि अब असद शफीक को साथ बैठा लेते हैं, वर्डलेस आदमी है, मतलब वो बैठा क्यों है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको हर जगह वो चीज, एक माइंडसेट, वो कप्तान का हो, वो सिलेक्टर का हो, वहां सिर्फ एक ही आदमी है, वो है आकिब जावेद, जो बोलेगा, जो बताएगा, जो एक्सप्लेन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बाकी सब कुछ वही करेगा। अहमद साहब क्या लगता है? तो अभी ये जो बाबर आजम का डिसीजन है, सिर्फ एक शील्ड खड़ी की है और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, शील्ड खड़ी की है। बिल्कुल, लेट्स सी जी इसमें क्या बनता है। 2 इंपॉर्टेंट टूर हैं वेस्ट इंडीज आकिब और जावेद इंग्लैंड साहब का का। नाम हो रहा है मेरे सामने। उनकी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे पहली बात तो ये है कि पीसीबी ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो टीम अनाउंस की है, वरना पहले एक प्रेस रिलीज आ जाती थी उसमें टीम का नाम आ जाते थे। तो कल की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने एक बात की है जी कि फास्ट बॉलर की स्पीड जो है वो फिक्रमंदी की बात है। तो पिछले 4 साल से आप फिक्रमंदी के जो वो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, उस फिक्रमंदी के नताज बरामद कब होंगे? क्योंकि 4 साल तो हो गए मेरे ख्याल आकिब जावेद साहब को या पीसीबी में। तो सर एक्शन ले तो लिया ना, ये ट्रू मैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब कर दी, और क्या करे आपके लिए? ट्रू मैन 3 बॉलिंग और मशीन जो है ना, उन्होंने ये किया नहीं है कि उन्होंने शाहीन अफरीदी, जिस वक्त बाबर पहले खेल रहा था, शाहीन और नसीम की वजह से आपके पास एक पेस अटैक था, तो 3 साल में उन्होंने खत्म करके रिटायर करके नए नहीं दे दिए आपको। हाँ ये उन्होंने किया है। और यही उन्होंने कहा है जी कि फास्ट बॉलर की स्पीड जो, अच्छा अगर आपके फास्ट बॉलर की स्पीड ही फिक्रमंदी की अलामत है तो आपको एनसीए में नई मशीनें लगवानी चाहिए कि फास्ट बॉलरों से बॉलिंग करवानी चाहिए? फास्ट खुदा के बंदों क्या तुम कर रहे हो? अच्छा फिर वो उन्हें ट्रूमैन मशीन नस्ब की, उसके साथ खड़े को उन्होंने वीडियो बनवाई और ऐलान किया जी पूरी दुनिया में ये जो मशीन जो है ना, हम पहले क्रिकेट बोर्ड है जो ये तजर्बा करने जा रहा है। तो हुजूर ये जो एटम बम आपने चलाया है, उसकी बजाय अगर आपने जो पिछले 4 साल में छोटे छोटे माचिस बम तैयार किए थे, वो जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कौन बात करेगा? और आप अगर एक साबिक फास्ट बॉलर होते हुए अगर आप ये कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर की स्पीड फिक्रमंदी की बात है, तो आपने भारत के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खैरखाई नहीं की है। आप एनसीए में रहे हैं, आप पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, आप किस जगह पर नहीं रहे? आपने ग्रास रूट लेवल के अलावा हर जगह पर काम किया है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस 0 है। और पिछले 4 सालों में अगर आकिब जावेद साहब पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर भी नहीं दे पाए, तो मुझे अफसोस है कि आकिब जावेद साहब जैसे फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने पैदा किए हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट जी। प्रोग्राम का टाइम चूंकि कम है, मुझे फुटबॉल पर भी जाना है, तो मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा फुटबॉल पर हम बात करते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से। तो अहमद सईद साहब, कल फिर से 3 टीमें क्वालिफाई करके 3 टीमें घर को चली गई, लेकिन ब्राज़ील के साथ जो हुआ है, इधर पाकिस्तान में कराची में लियारी के अवाम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, और वहाँ पे जिस तरह से कल ये सारा इंतज़ाम किया गया और उसके बाद जिस तरह से वो बेचारे दुख में रोए हैं, अब वो बड़ा थोड़ा सा डिसहार्ट करने वाले मोमेंट से। बहर पाकिस्तान लव करता है फुटबॉल को, पाकिस्तान से फुटबॉल तो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक ख़ास लियारी वो जगह है जो ब्राज़ील को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और फुटबॉल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अच्छा, अब कल ब्राज़ील के साथ क्या हुआ वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, और आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। एक मैच के अलावा मुझे पता है स्पेन और पोर्चुगल का रात 12 बजे मैच है, उसके अलावा डिटेल शेयर करें जी। आप देखें कल जो न्यू जर्सी में हुआ है, न्यूयॉर्क में, वो शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरे समेत। और हम ज़ाहिर है कि जो लोग तवील अरसे से फ़ुटबॉल देख रहे हैं, जो रिवायती ट्रेडिशनल फ़ुटबॉल फैंस हैं, वो ब्राज़ील के बगैर शायद वर्ल्ड कप का तस्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 3-4 वर्ल्ड कप में ब्राज़ील की जो कारकर्दगी है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। लेकिन ब्राज़ील एक ऐसी टीम है कि जिसकी लेगेसी, जिसकी यादें, जिसके ट्रॉफियाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप के साथ इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि ब्राज़ील जब भी मैदान में उतरता है तो एक तरह की थ्रिल जो है वो फैंस को महसूस होती है। लेकिन कल जो नॉर्वे की टीम ने ब्राज़ील के साथ किया है, मैं ये समझता हूँ कि ब्राज़ील की 2014 में डिफीट हुई थी सेमीफाइनल में मराकाना स्टेडियम में जर्मनी के हाथों, उसके बाद से शायद ये वाली जो हार है ये सबसे ज़्यादा बड़ी हार है। कि नॉर्वे एक ऐसी टीम है कि जो 28 साल के बाद वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आई है, और नॉर्वे की टीम जो है वो पहली बार अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। वो एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रही थी जो 5 बार वर्ल्ड कप जीती है, और ये वाहिद टीम है जिसने वर्ल्ड कप के तमाम एडिशन में हिस्सा लिया हुआ है। और ब्राज़ील के अगेंस्ट जब वो मैदान में उतरे तो खेल का जो पहला हाफ था उसमें ब्राज़ील की टीम ने गोल के डोमिनेट जरूर किया, लेकिन ब्राज़ील की टीम उसमें गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई। एक पेनल्टी किक उनको दी गई 15वें मिनट में, जिसको उनके नॉर्वे का जो गोलकीपर है नाइलैंड, जो कल बहुत शानदार गोलकीपर उन्होंने की, उसको उन्हें सेव कर लिया। ब्रूनो गिमारेश ने वो पेनल्टी स्कोर की। उसके बाद एक और चांस जो है वो क्रिएट हुआ दूसरे हाफ में, एंड्रिक उसको कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हुए। तो जब आप गोल स्कोर करने के मौके पैदर पे उनमें कामयाब नहीं हो पाएंगे तो फिर अपोनेंट टीम कहीं ना कहीं जाकर आपको नुकसान पहुंचाएगी, और यही हुआ फिर। जो नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर हैं अर्लिंग हालैंड, उन्होंने फिर पहले हेडर के ऊपर गोल किया और फिर उसके बाद टॉप ऑफ डी से उन्होंने एक बहुत शानदार शूट लगाकर उस पर गोल स्कोर किया। तो यूँ कह लीजिए कि जो मौके ज़ाया किए ब्राज़ील ने, मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो हार की वजह थी वो तो वो मौके थे। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी के उस डिसीजन को भी डिस्कस होना चाहिए कि वो नेमार को वर्ल्ड कप में ले तो आए, लेकिन उन्होंने नेमार को वर्ल्ड कप में उनका डिजर्व टाइम नहीं दिया। एक ऐसा प्लेयर जो पिछली पूरी जनरेशन जो ब्राज़ील के फुटबॉल की है उसको रिप्रेजेंट करता है। पिछले 15 साल में मेरा ख्याल है कि ब्राज़ील ने उससे बड़ा प्लेयर पैदा नहीं किया है। जब आप उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में साथ ले आए हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको खिलाना भी चाहिए था।
और जो 20 मिनट नेमार ने आकर खेले हैं उसमें वो उन तमाम प्लेयर से बेहतर नजर आए हैं जो पहले से पिच पर मौजूद थे। इवन विनीशियस जूनियर जो कि ब्राजील के पोस्टर बॉय हैं इस वक्त, वो भी उतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए जितने कि नेमार उन 20 मिनट में हुए हैं। और एक पेनल्टी भी नेमार ने स्कोर की तो 2-1 से इस मैच में ब्राजील को शिकस्त हुई, लेकिन बहुत से सवालिया निशान जो है वो छोड़ गई है ब्राजील के फुटबॉल के ऊपर। कार्लो एंचेलोटी जो वर्ल्ड कप से 2 मिनट पहले आए, उनका ये प्रोजेक्ट लगता है कि बिल्कुल हाफ कुक प्रोजेक्ट था जिसको वो मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन नॉर्वे के अगेंस्ट आकर, यानी अगर ये हार होती स्पेन के अगेंस्ट या फ्रांस के अगेंस्ट या समहाउ पोर्चुगल के अगेंस्ट तो ये बात समझ में भी आती, लेकिन नॉर्वे के अगेंस्ट इस तरह से मैच हार जाना, डोमिनेट करने के बावजूद गोल स्कोर ना कर पाना, मेरा ख्याल है कि स्क्वाड के अंदर इतनी डेप्थ भी नहीं थी ब्राजील के जो उनका खासा रही है कि उनके पास एक पोजीशन पर खेलने के 2-2 3-3 ऑप्शन होते थे। इस वर्ल्ड कप में उनके पास जो लेफ्ट बैक और राइट बैक और जो मिडफील्ड के अंदर खेलने वाले प्लेयर थे वो सारे वही प्लेयर थे जो इस वजह से टीम का हिस्सा बने कि उनकी रिप्लेसमेंट नहीं थी। कैसेमीरो का पूरा वर्ल्ड कप खेल जाना ब्राजील के लिए एक सवालिया निशान है। डेनिलो का दोबारा से वापस आकर राइट बैक की पोजीशन संभालना मेरा ख्याल है एक सवाल निशान है। तो टैलेंट की वो फैक्ट्री जो ब्राजील खुद से प्रोड्यूस कर रहा था अपने क्लब्स के थ्रू, वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हार्ड के ऊपर लगी है। और जो यूरोपियन फुटबॉल में इनके प्लेयर्स का इन्फ्लक्स हुआ है बहुत ज़्यादा, उससे उनकी जो डोमिनेंसी है पोजेशन फुटबॉल के ऊपर, टैक्टिकल फुटबॉल के ऊपर और डेटा के ऊपर जो रिलायंस हुई है, उसने जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती थी ब्राजील के प्लेयर्स की जिसमें वो मशहूर थे बहुत ज़्यादा, वो उनसे मेरा ख्याल है कि छीन ली है। और जब आप किसी और की चाल चलने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल भी ये बताता है कि आप किसी और की चाल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं तो जो आपकी अपनी खसूसियत होती है, जो आपकी अपनी खूबी होती है, वो भी आपसे छिन जाती है। तो ब्राज़ील के फुटबॉल मुझे लगता है कि एक सैड डे था उनके लिए। नेमार जूनियर जिस तरह से रुखसत हुए हैं इस फुटबॉल के इवेंट से, मेरा ख्याल है कि एक फुटबॉल फैन के तौर पर मैं तो बहुत उदास हो गया था। लेकिन नॉर्वे की टीम का क्रेडिट यहाँ पर बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए। नॉर्वे ने एक ऐसा अपसेट किया है कि जो शायद उनके फुटबॉलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन था, और उस दिन का जो उनका सबसे बड़ा हीरो था वो उनके स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड थे, जिन्होंने 2 बहुत ही शानदार गोल स्कोर किए। हालैंड उन स्ट्राइकर्स में से हैं जिनको अगर पूरे मैच में कोई मैं कहता हूँ पास भी ना अगर मिले, लेकिन उनको अगर 2 अच्छे असिस्ट मिल जाएं और उनको कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएं तो वो उन 2 गोल्स की वजह से, उन 2 टचेस की वजह से ही पूरा मैच जो है साइड पे कर देते हैं। अब हालैंड के भी 7 गोल हो गए हैं, एम्बापे के भी 7 गोल हो गए हैं, मेसी के भी 7 गोल हो गए हैं। तो ये 3 प्लेयर हैं जो गोल्डन बूट की रेस में शामिल हो चुके हैं। और अर्लिंग हालैंड जिनका ये पहला वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेजेस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी ज्यादा गोल स्कोर कर चुके हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नंबर 7 है, ये भी आपने से बाकी सबके गोल 7 है। अच्छा, खैर ये पैराग्वे के साथ क्या हो गया, बड़ी अच्छी ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, अच्छा खेलते रहे, लेकिन प्रेशर। देखिए पैराग्वे को सबसे पहली बात तो ये है कि जर्मनी के से जो उनको जीत मिली थी वो उनकी को बहुत ज़्यादा अपनी एक्सीलेंस नहीं थी, बल्कि वो जर्मनी की शॉर्ट कमिंग से जो उनके आड़े आई मैं समझता हूँ। क्योंकि जर्मनी की टीम जो है वो 2022 के वर्ल्ड कप में, 2018 के वर्ल्ड कप में, जब से 2014 का वर्ल्ड कप वो जीते हैं, उसके बाद से लगातार वर्ल्ड कप में उनके साथ यही हो रहा है। 18 में पहला राउंड बाहर हो गए, 22 में पहला राउंड बाहर हो गए, 26 में टीमें ज़्यादा हुई तो जाहिर है कि उसमें जो ग्रुप स्टेज में टीमें हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसी टीम उनको मिल गई जिसको उन्हें 7 गोल भी स्कोर किया। उनका जो पॉइंट टेबल पर और गोल डिफरेंस पर जो टैली थी उनकी बेहतर हो गई तो आज क्वालिफाई तो कर गए। लेकिन पैराग्वे की एक बिल्कुल बिलो पार टीम के अगेंस्ट जर्मनी की टीम का इस तरह से हार जाना, शायद मेरा ख्याल है कि ये लेकिन उसमें पैराग्वे की शायद इतनी एक्सीलेंस नहीं थी जितनी जर्मनी की अपनी शॉर्ट कमिंग थी। और यही कुछ हुआ है फ्रांस के मैच में। मैं ये समझता हूँ कि पैराग्वे ने उस मैच के अंदर जो है वो फुटबॉल खेलने की कोशिश तो नहीं की। उनके जहन में सिर्फ एक बात थी कि चूंकि फ्रांस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है ऑन पेपर, फ्रांस की टीम जो है उनके स्क्वाड डेप्थ बहुत ज़्यादा है और हर मैच में 3-3 4-4 गोल करते हुए आ रहे हैं, तो वो फैक्टर यकीन कहीं ना कहीं उनके जहन में मौजूद था। पैराग्वे ने लो ब्लॉक बनाए रखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये काम करने की कोशिश की कि फ्रांस की टीम को गोल स्कोर ना करने दिया जाए। यहाँ तक कि जो टोटल पासेस की तादाद थी पैराग्वे की, वो भी 100 पासेस भी वो मुकम्मल नहीं कर पाए थे पूरे मैच में। जो पहले 80-85 मिनट का खेल हुआ था उस दौरान वो एक स्टैट वहां पर शेयर किया गया, तो उनके टोटल पासेस 96 थे। तो एक टीम अगर 100 पास ही मुकम्मल नहीं कर पाई पूरे मैच में तो वो उसने क्या क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने वाली बात तो उनमें शायद उस नहीं थी, लेकिन फ्रांस की टीम को उन्होंने काफ़ी देर तक उन्होंने जो है वो कंटेन किए रखा, गोल स्कोर करने में उनको कामयाब नहीं होने दिया। फिर आखिरकार एक बहुत अच्छा फुटवर्क हुआ डेज़िरे डुवे का, इसमें पेनल्टी मिस करने में कामयाब हुए, पेनल्टी हासिल करने में वो कामयाब हुए और फिर एम्बापे ने उसको कन्वर्ट किया। लेकिन उस 1-0 के स्कोर के साथ मैं समझता हूँ कि पैराग्वे के अंदर इतनी डेप्थ नहीं थी कि वो उस मैच को बराबर कर पाती। अब जो अगला राउंड है उसमें देखना होगा कि फ्रांस की टीम जिसको मोरक्को का सामना करना है, वो अगर पैराग्वे की टीम के खिलाफ 90 मिनट में सिर्फ 1 गोल स्कोर कर पाई है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगाएगा पैराग्वे के स्क्वाड के अंदर भी, उनके कैंप के अंदर भी, और वो भी यकीनन लूप होल तलाश करेंगे अब फ्रांस के स्क्वाड। अच्छा, मेरे पास टाइम कम है, लास्ट मिनट है। फेवरेट मैच आज वाला पोर्चुगल वर्सेस स्पेन,
अब तक का मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच ये होगा जो आज रात 12 बजे होने वाला है। और बहुत सारे पंडित ऐसे हैं, बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों टीमों को, स्पेन और पोर्चुगल को ही कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप का फेवरेट भी करार दिया हुआ है। तो आज वर्ल्ड कप की एक फेवरेट टीम तो बाहर हो जाएगी। अगर पिछले 4 मैचों की कारकर्दगी देखें तो मुझे लगता है कि स्पेन की टीम फेवरेट है, लेकिन पोर्चुगल की टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम है। और जब आपके पास इतनी क्वालिटी होती है स्क्वाड के अंदर तो कहीं ना कहीं वो जब क्लिक कर जाए ऑन द डे, अगर उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस निकल आए तो मेरा ख्याल है कि स्पेन की टीम को हरा सकती है। फेवरेट बाहर आज स्पेन की टीम है, लेकिन पोर्चुगल और स्पेन का ये मैच एक ऐसा मैच है कि जिसको देखने के लिए अगर पूरा पाकिस्तान आज रात मुझे लगता है कि जाग कर इस मैच को देखेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा मैच, इसको द मैच कहना चाहिए जो आज रात को। तो रोनाल्डो के फैंस किस तरह से खुद को कंट्रोल करेंगे कि पता हो कि आज रोनाल्डो के फैन को सबसे पहले तो ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि स्पेन के खिलाफ अगर पोर्चुगल कामयाब होना चाहता है तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पूरा मैच नहीं खेलना चाहिए। या तो वो फर्स्ट 60 मिनट खेलें या फिर वो लास्ट 30 मिनट खेलें, तो फिर मेरा ख्याल है कि पोर्चुगल की टीम ज्यादा फ्लो में नजर आएगी जिस तरह से पिछले मैच में देखा था। लेट्स सी जी, रात 12 बजे ये एक बड़ा मैच है और 26 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच। अगर आप अभी तक इसको कहें तो ये इसको गलत ना होगा। कल के शो में इसको डिस्कस करते कौन जीता कौन घर गया। मेरी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।